अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। ले जनाब, आज वीडियो बनाने लगा हूँ आपके लिए। वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन एक तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सवालात हैं, उन सवालात के जवाब देने हैं। और एक ख़ास कमेंट जनाब जो मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, तो कमेंट बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने। और ये हैं जनाब अजित सिंह, और इन्होंने कहा है कि तनवीर भाई आप बूढ़े हो गए हैं। तो अजीत सिंह साहब, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, जो अभी तक मुझे बूढ़ा नहीं होने दे रहा। उम्र हो गई है बिल्कुल। और देखें, आज आपके कहने पर शेव किया है, मूँछों पर मशीन फेरी है। बालों में मैंने कभी कलर नहीं लगाया, बाल मेरे एज इट इज़, थोड़े से काले रह गए हैं, ज़्यादातर तो सफ़ेद हैं। तो यार, अगर बालों पर कलर लगा लूँ, शेव शूव कर लूँ, तो जवान लगता हूँ। ये सिर्फ एक मजाक है। हर उम्र इंजॉय करनी चाहिए। अल्लाह की तरफ से अगर आप पर बुढ़ापा आ गया तो कोई बात नहीं, ये भी एक नेमत है। कुछ लोग बेचारे जवानी में ही चले जाते हैं, बचपन में ही चले जाते हैं। तो हर उम्र का एक मज़ा है, इंजॉय करना चाहिए। तो इस उम्र को भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं, और बग़ैर कलर लगाए, हाँ, शेव वगैरह कर लेता हूँ, ज़रा ब्यूटीफुल लगना चाहता हूँ। तो चलें जी, ये तो हो गई एक मजाक की बात। बाकी कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो कमेंट्स आपके पढ़ते हैं। और अच्छा यार, कुछ लोगों ने हैं, इंडिया से हैं, काफ़ी सारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी आपके परिंदे मिल सकते हैं वहाँ पर। तो यार, ऐसा मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं पता जाते हैं या नहीं। हाँ, दुबई से आप लोगों को मिल सकते हैं। दुबई वगैरह में पाकिस्तानी परिंदे हैं, आप अगर लेना चाहते हैं और कोई आपका दुबई में, सऊदीया में है, तो वहाँ से आप लोग मंगवा सकते हैं। वहाँ से आप परिंदे भी मंगवा सकते हैं। और अगर परिंदे नहीं, तो आसान हल एक होता है। आसान हल ये है कि आप उन परिंदों के अंडे मंगवा लें। अंडे मंगवाने का तरीकाकार ये है कि जब जो बर्ड्स हैं, परिंदे या पिजन्स, हम पिजन्स की बात करें, पिजन्स अंडे दें, उनके अंडों को वहाँ पर तकरीबन 15 दिन हो चुके हों। 15 दिन में जो होता है ना, वो बच्चा बिल्कुल तैयार होता है अंडे में, उसके हिलने जुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अंडे एहतियात से किसी कपड़े में, रुई में, किसी भी चीज़ में जिसमें सेफ़ रहें, डैमेज ना हो, तो उसको आप कैरी करें, यानी अपने साथ ले जाएं, इंडिया ले जाएं, जहाँ ले जाना है ले जाएं, और वहाँ जाके अपने परिंदों के नीचे रख के उसके बच्चे निकलवा लें। आराम से बच्चे निकल आएंगे और आप तक वो नस्ल पहुँच जाएगी। यहाँ से, पाकिस्तान से बहुत से लोग लेकर जाते हैं, जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में बाहर जाते हैं। यहाँ से सऊदीया इसी तरह अंडे जाते हैं, दुबई जाते हैं। तो यही तरीका मैंने आपको बताया, वहाँ से आप मंगवा लें, ज़्यादा आसानी रहेगी। आपको पता है, ज़रा इंडिया पाकिस्तान के लोगों के तो हालात बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ सियासी हालात हमारे बेहतर नहीं हैं। तो एक तो इस बात पे का जवाब हो गया कि यार मुश्किल है पाकिस्तान से जाने, मेरे इल्म में नहीं है। और कुछ सवालात हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत से दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछे हैं। अच्छा, एक कॉमन सवाल है कि कबूतर के परों में गांठ बन जाती है, कुंदा लग जाता है, या कुंदे के ऊपर कोई ज़ख़म आ गया। एक भाई ने सवाल किया था कि शायद उनके पर के जो कंधा है, कुंदा है, उसके ऊपर कोई धागा फंस गया, जिसकी वजह से, जाहिर है किसी जगह पर अगर धागा फंस जाएगा तो खून की सर्कुलेशन रुक जाती है और वहाँ गांठ बन जाती है। तो
اس کے لیے تو سر بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو وہ دھاگا ریموو کرنا پڑے گا. اگر وہ اتنا سوج چکا ہے کہ دھاگا نہیں نکل سکتا تو پھر آپ کو کم از کم ایک ضرور تکلیف دینی پڑے گی پرندے کو, کہ کسی بھی ایک سائیڈ کو آپ جہاں پہ ورم تھوڑی کم ہو, سوجن کم ہو, وہاں پر کسی شارپ بلیڈ سے آپ تھوڑا سا کاٹ کے ایک سائیڈ سے اس دھاگے کو کاٹ لیں اور پھر کسی نوکدار چمٹی وغیرہ سے اس کو پکڑ کے دھاگا وہاں سے نکال دیں. اور دوسرا جو ویسے ہی کندھے میں گانٹھ بن جاتی ہے, اس کا بہترین علاج ہے سونٹھ. یہ جو سوکھی ادرک ہوتی ہے نا, پنسار سے ملتی ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. سونٹھ لے لیں آپ, اس کو باریک پیس لیں, اس کے بعد 0 نمبر کے کیپسول بھر لیں اور آپ یہ تقریباً 5 کیپسول اس کو دیں. پہلے 2 دن لگاتار دیں اور پھر جو باقی ہیں وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن دیں, ساتھ نیم گرم پانی دیں. انشاءاللہ پرندے کی جو یہ گانٹھ ہوتی ہے کندھے میں, یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایگمنٹن ٹیبلٹ, ایگمنٹن جو ہوتی ہے یہ میرا خیال 350 ہوتی ہے غالباً, یا 375 ہوتی ہے, چھوٹی جو گولی ہوتی ہے نا. تو اگر وہ گولی ملے تو اس کا آپ نے 6واں حصہ یعنی 6th پارٹ, 6واں حصہ اس کا جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے گولی کا. تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ 2 دن لگاتار دیں اور اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے 1 دن دیں. اس سے بھی کافی حد تک آپ کے جو یہ مسئلہ ہے گانٹھ کا, یہ حل ہو جاتا ہے. جو ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ پی گئی, کندھے نو گنڈ ہو گئی ہے, اور اردو میں یا ہندی میں کہتے ہیں گانٹھ پڑ گئی ہے, تو یہ بہترین حل ہے. اس سے جو ہے نا کافی حد تک آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ایک امپورٹنٹ سوال ہے لیکن اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو کھڈے میں دوں گا. ایک بھائی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ کبوتر کے خنجر پر اور اس کی کشتی ہڈی کیسے بنتی ہے. اس کے اوپر مکمل ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا میں, اس سوال پر انشاءاللہ یہ مکمل ویڈیو آپ کو دیں گے. اچھا یار, ایک بھائی ہیں کراچی برڈز کلب, کراچی برڈز کلب, تو یہ کہتے ہیں کہ جی تنویر بھائی میرے جو بچے ہیں وہ یعنی 0 کلی میں اچھی پرواز دیتے تھے, وہ 4-5 گھنٹے اڑتے تھے, اور اب جب وہ 3 پر کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے پرواز کم کر دی ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا بھائی, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات بچوں کے جسم ہوتے ہیں بادی یا گوشت خور, موٹے جسم کے بچے ہوتے ہیں. ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ وزن اپنا جلدی بنا لیتے ہیں. آپ ان کو دانہ بھی موٹا ڈالتے ہوں گے, جب وہ اپنا ویٹ بنا لیں گے, وزن میں آئیں گے, تو ظاہر ہے ان کی پرواز کم ہو جائے گی. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا جو اپنا جسم زیادہ بنا لیتے ہیں, گوشت زیادہ آ جاتا ہے ان پہ, بادی آ جاتی ہے, وہ جلدی اپنے پر جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں. اپنے بڑے پر بھی جو پروازی کلیاں ہوتی ہیں وہ بھی جھاڑتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جسم کے چھوٹے پر بھی جھاڑتے ہیں. تو اس سے پھر ان کی پرواز میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ چیز دیکھنے والی ہے. پرندے کوشش کیا کیجئے کہ بادی نہ ہوں, گوشت خور پرندے نہ ہوں, سمارٹ جسم کے پرندے آپ لے کر آئیں تو ان میں یہ مسائل کم آتے ہیں. چلیں جی, ایک تو یہ بات ہو گئی جناب. اور ایک بھائی ہیں تنویر بھائی کبوتروں میں, اچھا جی, چھتری والا پر کیسے پہچانیں. یہ ہیں جی اپرچونیٹر, غالباً یہی نام ہے, اور انہوں نے کہا جی تنویر بھائی کبوتروں میں چھتری والا پر کیسے پہچانیں. یار بہت سے باتیں ہیں, میں بھی کر لوں, وہ جی ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے. اصل جو ہے وہ باڈی سٹرکچر ہے. ہائی فلائر کا اور لو فلائر کا باڈی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے. پرندے کو آپ جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو جو لو فلائر پرندہ ہے نا وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے سالڈ, اس کی ہڈیاں بھی آپ کو ایسے لگیں گی جیسے کہ ایک سریا ہوتا ہے نا, باریک سریا ہوتا ہے,
सख्त हड्डी, सॉलिड कबूतर। इसके बरक्स जो हाई फ्लायर होते हैं वो आपको वेट लेस और सॉफ्ट कबूतर महसूस होते हैं। जब आप उनको हाथ में पकड़ते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं और उनकी हड्डियां भी खोखली होती हैं, जिस तरह एक पाइप होता है, एक पाइप होता है ना जिसके अंदर होल होता है, तो इस तरह से उसकी हड्डियां जो है ना वो ज़्यादा खोखली होती हैं और उसका वेट भी कम होता है, और वो आप जब हाथ में पकड़ेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, नरम मुलायम सा कबूतर होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा यार, ये भी सब मतलब मफरूज़े हैं, कुछ भी हो सकता है, आजकल क्रॉस इतने हो गए हैं। असल चीज़ है अंदाज़े परवाज़। जब परिंदा आप उड़ाएंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा, जो नीचे रहे और लंबा लंबा चले तो समझ लें वो लो फ्लायर है, और जो परिंदा उठते ही आसमान जाए और गुम हो जाए आसमान के अंदर, फिर उस वक्त नज़र आए जब उसने आके बैठना है, वो परिंदा हाई फ्लायर है। असल पहचान जो है वो परवास से होगी, लो फ्लायर की और हाई फ्लायर की। अच्छा जी, अब एक भाई हैं जी शुएब मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहतरम उस्ताद जी, कौन सा कबूतर अच्छा है जिसकी पहली कली बगल से ऊंची हो या जिसकी पहली कली बगल से नीची हो? अब ये बड़ी कन्फ्यूजन है यार। आपको बहुत से उस्ताद मिलेंगे, कोई आपको कहेगा जी बगल से कली ऊंची है तो अच्छा है कबूतर, कोई कहेगा बगल से कली नीची है तो अच्छा है कबूतर। इसका वैसे मैं आपको ना, ये जब मैं वो भाई की वीडियो बनाऊंगा ना, जब खंजर पर और हड्डी पे नेक्स्ट, तो उस वक्त भी मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कुछ। अब ये देखें, एक कबूतर है, आपने पकड़ा, आपने सिर्फ क्राइटेरिया सेट कर लिया माइंड में, बगल के परों के बाद पहला पर जो है वो लंबा होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, किसी उस्ताद ने बिठा दी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि यार अगर आपने परिंदा देखा और उसकी बगल के पर बहुत छोटे हैं, छोटी बगलों के भी कबूतर होते हैं ना, अब बगल के पर हैं छोटे और उस कबूतर का पहला पर बगल से लंबा है, तो क्या वो कबूतर अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा। इसी तरह एक कबूतर है जिसकी बगल बहुत लेंथी है, बहुत अच्छी बगल है, उसके बगल के पर लेंथी हैं, और वो कबूतर उसका पहला पर बगल के पर के बराबर है या बगल के पर से नीचे है, तो वो कबूतर अच्छा नहीं होगा। अब किसी ने तो आपके जहन दिमाग में ये बात डाल देनी है कि भाई बगल से बड़ा पर अच्छा होता है, अगर नीचे हो तो अच्छा नहीं होता, तो वो आप क्या करेंगे? एक पर, उससे आप पूरे कबूतर के कुंदे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आप कबूतर का कुंदा पूरा खोल के ना देखें। बगल से लेके बाहर वाले पर तक जब तक आप पूरे कुंदे का अंदाज़ा नहीं करेंगे, आप किसी एक पर के साथ कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कबूतर के 10 पर बाहर वाले, 10 पर अंदर वाले, थोड़ी सी तादाद कहीं मुख्तलिफ भी होती है, लेकिन अक्सर यही कहा जाता है कि 10 अंदर वाले और 10 बाहर वाले। ये 20 के 20 पर जब तक आप गौर से नहीं देखते, आप परिंदे का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक पर पे डिपेंड नहीं करना कि बगल से कली लंबी है या छोटी है, नहीं। अगर उसकी बगल बहुत अच्छी है, लेंथी बगल है, मजबूत बगल है, और उसका पर फिर भी बाहर जा रहा है, तो उस जैसा कबूतर कोई नहीं। क्या है कि यार इसके परों की लेंथ बड़ी अच्छी है, देखो बगल भी इतनी अच्छी है इसकी, उसके बावजूद इसका पहला पर ऊंचा है, वो तो मतलब समझ लो चैंपियन कबूतर है, चैंपियन कबूतर है वो। लेकिन अब बगल छोटी है और पर बड़ा है, उस कबूतर को हम कैसे चैंपियन कह दें? उसको तो नहीं कह सकते ना। तो लें जनाब, इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और सवाल आते हैं और इंशाअल्लाह कबूतरों के साथ बनाएंगे, आपको परिंदों में ये बात समझाएंगे। अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।